So, Renaissance, rebirth or revival of learning, and the first person, Giorgio Vasari, wrote this in the lives of the artist, and he used this term for the first time. So, first of all, we would be looking at the causes of the Renaissance, that how Renaissance emerged. The very first cause is the fall of Byzantine Empire. Anybody who knows anything about Byzantine Empire? Chale. So, Byzantine Empire was a Christian empire that was defeated in 1453 by the Ottomans. I hope you know about the Ottomans, जिसको खिलाफत उस्मानिया कहा जाता है. They defeated Christian Byzantine Empire in 1453. And what happened after that, that it was an area, that Byzantine Empire was an area where the philosophers who were reading and studying Greek literature and Roman literature, they were living in that place in Byzantine Empire. When Muslims conquered this place, all the people who are philosophers, writers, artists and painters, they moved from Byzantine Empire to Italy. And when they moved to Italy, it started a revolution, and it led to the beginning of new writings. तो इसीलिए कहा जाता है that Renaissance first of all started in Italy in 14th and 15th century, and then it spread to the other parts of Europe. तो सबसे पहले कहाँ पे start होता है आपका Renaissance? वो इटली में स्टार्ट होता है, एंड फ्रॉम इटली इट मूव्ड फर्दर टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप, एंड देन इट रीच्ड ईस्टर्न यूरोप, एंड देन सेंट्रल यूरोप, एंड देन टू द नॉर्दर्न यूरोप, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द रेनेसांस. तो सबसे पहले कहा जाता है इटली के अंदर पेट्रार्क जो है उसको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द लीडर्स ऑफ रेनेसांस. और रेनेसांस किस हवाले से ज्यादा मशहूर है कि रेनेसांस के अंदर रोमन लिटरेचर और ग्रीक लिटरेचर को पढ़ा गया, उसको रीडिस्कवर किया गया और उसको अप्लाई किया गया. तो इसीलिए कहा जाता है द रीडिस्कवरी ऑफ रोमन लिटरेचर एंड द रीडिस्कवरी ऑफ ग्रीक लिटरेचर लेड टू द राइज ऑफ रेनेसांस. तो पेट्रार्क का जो फेमस है, उसने सिसरो के वर्क्स को सबसे पहले ट्रांसलेट किया. सिसरो इज अ रोमन राइटर, तो उसके वर्क्स को ट्रांसलेट करता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आता है कि रेनेसांस आगे बढ़ रहा है, एंड इट स्टार्टेड एंड इट मूव फॉरवर्ड. इसके बाद जो दूसरी वजह है वो है आ जाए printing press. And printing press was invented by, किसने की है इन्वेंट? It was Johannes Gutenberg who invented printing press. और प्रिंटिंग प्रेस ने दुनिया के अंदर एक आप कह सकते हैं नॉलेज का रेवोल्यूशन लेके आई है. इट वाज अ रेवोल्यूशन रिलेटेड टू द नॉलेज. हाउ एंड व्हाई? इसकी बहुत सारी रीजंस हैं,
वैसे रेनेसांस की बहुत सारी डेफिनेशंस की जाती हैं, बट पर्सनली व्हाट आई थिंक, दिस इज माय ओपिनियन, दैट रेनेसांस वाज द फ्लो ऑफ आइडियाज. दिस इज माय पर्सनल डेफिनेशन ऑफ रेनेसांस. आप सिंपली कह सकते हैं कि रेनेसांस वाज द फ्लो ऑफ द आइडियाज. अब उस आइडियाज के ट्रैवल करने का, उस आइडियाज का आगे जाने का तरीकाकार डिफरेंट था. कोई था, उन्होंने रोमन लिटरेचर को ट्रांसलेट किया, ग्रीक लिटरेचर को ट्रांसलेट किया, तो वहां से क्या चीजें मिली हैं, आइडियाज मिले, एंड दीज आइडियाज स्प्रेड फ्रॉम इटली इनटू द अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप. इसी तरह सबसे जो बड़ी चीज है इन द डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज, इट वाज प्रिंटिंग प्रेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड प्रिंटिंग प्रेस के जरिए क्या था, इसको कहा जाता है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज. प्रिंटिंग प्रेस led to the democratization of knowledge. अब यह सवाल पैदा होता है कि डेमोक्रेटाइजेशन क्या है. डेमोक्रेटाइजेशन मतलब it was available, the knowledge, learning, ideas became available to all the people belonging to the upper class, middle class and the lower class. Because before the invention of the printing press, if you look at the societies, only those people who had enough money, they can buy books. Why? Because the books were written on leather, books were written on costly things, और वो हर कोई नहीं ले सकता था. It became very difficult for people to buy the books and read them. तो जब लोगों के पास रीडिंग के लिए बुक्स अवेलेबल नहीं थी, तो आइडियाज भी उनके पास नहीं थे. तो आप जब प्रिंटिंग प्रेस को देखेंगे, तो इसकी वजह से लोगों के पास किताबें अवेलेबल हो जाती हैं, किताबों की वजह से आइडियाज अवेलेबल हो जाते हैं, और आइडियाज स्लोली एंड ग्रेजुअली दे ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो इसलिए रेनेसांस में आप देखेंगे कि जल्दी जल्दी जो है वो नॉलेज आगे जाती है. तो इसके इफेक्ट्स क्या थे ऑन द यूरोप? सबसे पहले ये था कि चर्च कंट्रोल्ड एवरीथिंग एंड प्रीस्ट कंट्रोल्ड एवरीथिंग बिफोर रेनेसांस. तो जो चीज चर्च कह देता था उसी को मान लिया जाता था, एंड पीपल बिलीव्ड इन इट बिकॉज पीपल हैड नो रीच ऑफ द बुक्स. एंड व्हेन यू डोंट हैव रीच ऑफ द बुक्स, यू विल बी लुकिंग एट द पीपल हु आर टेलिंग यू दैट दिस इज लाइक दैट एंड दिस इज लाइक दैट. अगर आपने जॉन स्टाइनबेक का नावल पढ़ा हो, पर्ल, किसी ने आप में से पढ़ा हो, चलें, उसमें आप देखेंगे एक बड़ा आम सा कॉमन सा इंसान होता है, तो वो जब कुछ करना चाहता है तो फिर उसको कोई मना करता है कि आपने ऐसे नहीं करना है. एंड इट इज अ वेरी ब्रिलियंट एंड एक्सीलेंट नावल. सिर्फ 100 मेरे ख्याल में 4 पेजेस का, 5 पेजेस का, बहुत छोटा सा नावल अभी उसको कहा जाता है. एंड आई वुड सजेस्ट यू टू डू रीड दैट. उसी के ऊपर जॉन स्टाइनबेक को नोबेल प्राइज भी मिला है. सो दिस इज अ वंडरफुल नावल बाय जॉन स्टाइनबेक, द पर्ल. तो उससे कहा जाता है कि ऐसे नहीं करना है, तो वो कहता है क्यों नहीं करना है, एंड ही इज टोल्ड बिकॉज इट इज रिटन इन द बुक्स, कि ये किताबों में लिखा है. एंड हु टोल्ड यू? एंड दे से प्रीस्ट टोल्ड अस दैट इट इज लाइक दैट. सो ही हैज नो नॉलेज, ही हैज नो आइडियाज अबाउट द बुक्स एंड ही डज नॉट नो एनीथिंग. तो उसको लगता है जो कुछ मुझे बताया गया है वो क्या होगा, वो सच होगा. एंड यू कैन सी दिस थिंग in your own country, that people don't read themselves, whether it is secular book or religious book or any other book, and they are told that priests say that it is like that, and our forefathers told us that it is like that, and we believe in that because we don't read ourselves. हालांकि प्रिंटिंग प्रेस भी आ चुकी है, अब तो फोटोकॉपी भी होती है, लेकिन फिर भी हम किताबें पढ़ने के लिए तैयार नहीं है. तो चर्च जो था उसकी अथॉरिटी थी, और चर्च के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदे होते थे वो कौन थे? प्रीस्ट. इसलिए आप जो इसमें देखें 18th सेंचुरी से पहले आपको बहुत बड़े बड़े राइटर्स जो हैं वो प्रीस्ट नजर आएंगे. इवन आप जॉन डन को देखें, ही वाज अ प्रीस्ट. इसी तरह बहुत सारे और राइटर्स को देखेंगे, क्योंकि नॉलेज और एजुकेशन पे ज्यादातर कंट्रोल प्रीस्ट का था,
और यही सब हर चीज कंट्रोल करते होते थे। सो अब क्या होता है, व्हेन पीपल गॉट बुक्स, दे स्टार्टेड रीडिंग द बुक्स, तो आहिस्ता आहिस्ता किसकी अथॉरिटी कम होगी, प्रीस्ट की अथॉरिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। एंड पीपल बिकेम इंडिपेंडेंट, दे यूज देयर ओन माइंड एंड दे इंटरप्रेटेड थिंग्स देमसेल्व्स। तो यहां से आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आएगा कि चर्च की अथॉरिटी कम होती जाएगी और इंसानों की अपनी लॉजिक, रीजन, रैशनैलिटी और उनके अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती जाएगी। और प्रिंटिंग प्रेस के हवाले से आई वाज रीडिंग अ बुक लास्ट ईयर, व्हाई नेशंस फेल। इट इज अ बुक ऑन इकोनॉमी एंड द राइटर राइट्स अबाउट द फेलिंग ऑफ द नेशंस, के नेशंस किस तरह फेल होती हैं। तो उसमें वो बताता है कि इन यूरोप प्रिंटिंग प्रेस केम इन 15th century and Europe developed because of the spreading of the ideas। ये चीज ध्यान में रखें, जब भी आपके आइडियाज स्प्रेड करेंगे तभी आप डेवलप होंगे। जब आपके आइडियाज स्प्रेड नहीं होते तो आप क्या बन जाते हैं, स्टेगनेंट वाटर बन जाते हैं। और स्टेगनेंट वाटर हमेशा क्या करता है, वो बू पैदा करता है, उसके अंदर कोई नया नहीं होता। सो न्यू आइडियाज लीड टू न्यू इन्वेंशंस, न्यू डेवलपमेंट्स, न्यू डिस्कवरीज। तो सबसे पहले यूरोप में आए, उसके बाद 16th सेंचुरी के शुरू में ये कहां पहुंच जाती है, ऑटोमन एम्पायर के अंदर प्रिंटिंग प्रेस पहुंच जाती है। और ऑटोमन एम्पायर इसके ऊपर पाबंदी लगा देती है कि ऑटोमन एम्पायर के अंदर किसी भी मुल्क में, किसी भी स्टेट के अंदर प्रिंटिंग प्रेस की इजाजत नहीं होगी। तो उसका इफेक्ट क्या होता है, दैट मुस्लिम्स वर अनएबल टू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम द रेनेसांस। कि जो रेनेसांस यूरोप में आ चुका था वो रेनेसांस मुस्लिम मुल्कों में नहीं आता, बिकॉज ऑफ बैनिंग द प्रिंटिंग प्रेस। तो उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस जो मुस्लिम दुनिया में आती है, इट वाज इन द लेट 18th and 19th century। तो जब आप 300-400 साल के बाद एक चीज को अलाउ कर रहे हैं, आपके पास आइडियाज नए नहीं हैं, सो इट वाज द रिजल्ट दैट दे फेल्ड एंड देन Ottoman Empire broke and it led to creation of different countries. So it is said that those societies that accepted new inventions, that accepted printing press, it led to the emergence of Renaissance, because they had new ideas, they developed few things, and those who did not change with the changing times, they were unable to develop. Then we have the third thing, that is exploration and discovery. When did Columbus discover America? कब डिस्कवर करता है कोलंबस अमेरिका को? ये तो पता है ना कि कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492 और अमेरिका को कहा जाता है न्यू वर्ल्ड। ये चीज भी ध्यान में रखें, कहीं पे आप पढ़ते हैं दैट न्यू वर्ल्ड मीन्स अमेरिका। और न्यू वर्ल्ड इसको क्यों कहा जाता है कि ये चीज ध्यान में रखें, कोलंबस ने जानबूझ के अमेरिका दरियाफ्त नहीं किया था कि मैं जा रहा हूं और मैंने अमेरिका दरियाफ्त करना है। दे वांटेड टू मूव टू इंडिया, और वो इंडिया का दूसरा रास्ता तलाश करना चाहते हैं। एक रास्ता जो था, जो पहले से एस्टैब्लिश था, ये दूसरा रास्ता तलाश करना चाहते हैं। तो ये इंडिया का दूसरा रास्ता तलाश करते करते ये कहां पे चला जाता है, ये अमेरिका पहुंच जाता है। एंड ही डिस्कवर्ड अमेरिका एक्सीडेंटली और इंसिडेंटली, यू कैन से। इट वाज नॉट अ कॉन्शियस एफर्ट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कवर अमेरिका, बट इट वाज डिस्कवर्ड। तो इसीलिए फिर वो उसको कहते हैं कि ये इंडिया नहीं है, ये क्या है, इट इज अ न्यू वर्ल्ड। ये हमारे लिए एक नई दुनिया है, क्योंकि 1492 तक एक्सप्लोरर्स लोग ये अमेरिका तक नहीं पहुंचे थे। तो उनके लिए ये पहली दफा था दैट दे रीच अमेरिका, एंड दैट इज व्हाई इट वाज नोन एज द न्यू वर्ल्ड।
सो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, एंड इसका इफेक्ट क्या होता है, इसके कुछ रीजंस हैं कि कोलंबस के अमेरिका दरियाफ्त करने के बाद क्या हो जाता है, एक तो कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है. आई होप यू नो अबाउट द कॉलोनाइजेशन. कॉलोनाइजेशन मीन्स दैट व्हेन अ कंट्री दैट इज पावरफुल and has resources attacks another country and takes the control of that country and takes the control of politics and the government of that country, इसको हम colonization कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं कि जिस तरह इंग्लैंड आता है इन द सब कॉन्टिनेंट, और उसके बाद पाकिस्तान, इंडिया और ये जितने भी इलाके हैं इनको वो अपना, उस वक्त तो पाकिस्तान इंडिया नहीं थे, इट वाज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट, उसको कॉलोनाइज कर लेते हैं. दैट इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन. तो सबसे पहले जो कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होती है, इट स्टार्टेड इन अमेरिका. अब अमेरिका के अंदर आप देखेंगे कि कौन कौन कॉलोनाइजेशन कर रहे होते हैं एट दैट टाइम. स्पेनियर्ड्स, जिनको स्पेनिश कहते हैं, स्पेन के लोग, फ्रेंच एंड इंग्लिश, ये इन लोगों ने तकरीबन अमेरिका पे कब्जा किया था. और इन सब का तरीकाकार जो था कॉलोनाइज करने का, इट वाज डिफरेंट. आप इसको देखेंगे, जो स्पेनियर्ड्स थे, दे वर द मोस्ट रूथलेस एंड क्रूअल पीपल. के दे वेंट टू द साउथ अमेरिका, स्पेनिश पीपल, साउथ अमेरिका, एंड दे मोस्टली किल्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका. साउथ अमेरिका की हाफ ऑफ पॉपुलेशन, कुछ को जो है वो जंग करके कत्ल कर दिया जाता है, कुछ को जर्म्स की वजह से कत्ल कर दिया जाता है. ये चीज भी ध्यान में रखें कि जब आपके सोसाइटीज की मूवमेंट होती है तो बहुत सारे लोग अपने साथ सिर्फ आइडियाज लेके नहीं जाते, बहुत सारी बीमारियां और जर्म्स भी साथ लेके जाते हैं. अब अमेरिका के अंदर बहुत सारी बीमारियां नहीं थी, लेकिन जब यूरोप के लोग, यहाँ पे बीमारियां पहले से मौजूद थी, ब्लैक डेथ और ये चीजें आ चुकी थी. When they went there, they brought that disease to the America as well. तो वहां की आबादी, इसलिए एक किताब है Germs and Steel. Personally, I like that book. कि दुनिया के अंदर दो चीजों ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है, जर्म एंड स्टील. स्टील क्या है? वॉर है. एक जंग के जरिए आप लोगों को कत्ल करते हैं, दूसरा जर्म्स के साथ करते हैं. अब तो ये बाकायदा जंगों में आ भी चुका है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर इसको कहा जाता है. दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल वॉरफेयर. के जैसे कहा जाता है कि अमेरिका कहता है कि चाइना ने कोरोना इजाद किया और इन्होंने हमारी तरफ भेजा है, चाइना कहता है अमेरिका ने ये इजाद किया था और इसने सारी दुनिया के अंदर भेजा है. इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल वॉरफेयर. जब आप जर्म्स के जरिए, इन चीजों के जरिए किसी मुल्क को हराने की कोशिश करते हैं, दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल वॉरफेयर. तो जर्म्स एंड स्टील्स में राइटर ये कहता है कि टू थिंग्स proved lethal for the humanity. One was war and the second was germs. तो जब ये यूरोपियंस गए हैं, यूरोपियंस, और ये चीज ध्यान में रखें बायोलॉजिकली, कि जब आपके एरिया में, आपके इलाके में एक बीमारी आती है तो कुछ अरसा आप उससे सफर होते हैं, डेथ भी बहुत सारे लोगों की होती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप इम्यूनिटी उसके लिए डेवलप कर लेते हैं. ठीक है. अब बहुत सारी बीमारियां थी जिसमें शुरू से लोग मर जाते थे, लेकिन अब थ्रू आउट द हिस्ट्री हमने उसके लिए अपने जीन्स के अंदर वो इम्यूनिटी पैदा कर लिया. तो अब वो बीमारियां हमें कुछ नहीं कहती हैं, जिससे पहले लोग मर जाया करते थे. तो यूरोप के लोग बहुत सारी बीमारियों के लिए इम्यून हो चुके थे, लेकिन जब वो बीमारियां वो लेके अमेरिका जाते हैं तो वहां के लोग उसके लिए इम्यून नहीं होते. तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डाइड बिकॉज ऑफ द जर्म्स. सो कॉलोनाइजेशन स्टार्टेड, और कॉलोनाइजेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है, that the countries in Europe, they started becoming very rich. जो कॉलोनीज थी उनको लूटा जाता है, और वहां से लूट के चीजें कहां लाई जाती हैं, वो यूरोप में लाई जाती हैं. स्पेन साउथ अमेरिका को लूट रहा होता है, बर्तानिया नॉर्थ अमेरिका को लूट रहा होता है, फ्रांस मोस्टली सेंट्रल अमेरिका को लूट रहा होता है. और उस जमाने में स्पेन दुनिया की सबसे बड़ी पावर बन जाती है. स्पेन बिकेम
द रिचेस्ट कंट्री इन यूरोप। वो किस लिए कि स्पेनियर्ड्स को आप देखेंगे, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, दे वर वेरी क्रूअल एंड वेरी रूथलेस पीपल। व्हेन स्पेनियर्ड्स वेंट टू साउथ अमेरिका, वहां पे जितने भी बादशाह होते हैं, उस वक्त सिटी स्टेट्स थी, ये ध्यान में रखें कि उस जमाने में सिटी स्टेट्स होती थी। जैसे आपका डेरा इस्माइल खान है तो ये एक स्टेट है, एक सिटी है, एक स्टेट है, इसका अपना गवर्नर होता था। इस तरह टांक है, आपके पास लक्की है, बन्नू है, बखर है, ये सारे सिटी स्टेट्स होती थी। इस तरह बड़ी बड़ी स्टेट्स जो है वो बहुत बाद में आई हैं। तो उस वक्त जितनी सिटी स्टेट्स थी, स्पेनियर्ड्स उनको जाके कहते थे कि हमें इतना सोना चाहिए। अगर वो उनको सोना प्रोवाइड कर देते थे तो ठीक है, नहीं तो उनका जो भी गवर्नर या किंग होता था उसको पकड़ के उबलते हुए तेल के अंदर डाल दिया जाता था और उसको मार दिया जाता था। उसमें एक बड़ी, आई थिंक बोगोटा वाज अ रूलर, और उसको कहा जाता है कि ये घर है, हमें आपने 15 दिन में गोल्ड से भर के देना है। साउथ अमेरिका इज फेमस फॉर लैंड, इट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ सिल्वर एज वेल एंड गोल्ड। तो ही वर्कड हिमसेल्फ, उसके बाकी जितने भी सिटीजन्स होते हैं, दे वर्कड फॉर 15 to 30 days and they were able to fill that house 95%, और 5% वो फिल नहीं कर सकता तो उस किंग को जो है पकड़ के उबलते हुए कड़ाही में डाल दिया जाता है और वो वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। सो स्पेनियर्ड्स वर वेरी क्रूअल, दे वर सो रूथलेस दैट दे डिड दिस। इसी तरह इन्होंने वहां के लोगों के साथ बड़े तरीकाकार के जरिए उनको कंट्रोल किया। फॉर एग्जाम्पल, कोलंबस 1492 में जाता है, फिर उसके बाद ये दोबारा जाता है इन 1503, अगेन ही मूव्स टू अमेरिका। बड़ा एक मशहूर इवेंट है, पता नहीं आप लोगों ने नहीं सुना होगा, कि कोलंबस जब वहां पे जाता है तो इनके पास खुराक होती है कुछ अरसे के लिए, तो इनकी खुराक खत्म हो जाती है। फिर ये वहीं के नेटिव लोगों से कहते हैं कि हमें खुराक दो, वो कुछ अरसा देते हैं, उसके बाद वो इनको खुराक देने के लिए रेडी नहीं होते। अब इनको लगता है कि अब ना हम यहाँ पे रह सकते हैं खुराक के बगैर और ना वापस जा सकते हैं, कि वापस जाने के लिए बहुत सारे महीनों का सफर था, इनके पास खुराक नहीं थी। तो अब ये क्या करते हैं कि कोलंबस के पास एक किताब होती है, एल्मनैक। And this book was written by Abraham Zacuto. It was the name of the writer. अब ये किताब किस चीज पे मबनी होती है कि ये सितारों का इल्म बताती है, चांद की मोशन, सूरज का मोशन, कि ये कब कैसे कहां पे होंगे। तो वहां पे जब कोलंबस देखता है कि ये लोग बड़े सुपरस्टिशियस हैं, वो बहुत सारी चीजों की पूजा करते हैं, तो ये उन्हीं को उसी के मुताबिक यूज करता है। तो ये वहां के कबीले के बड़े बड़े सरदारों को बुला लेता है और उनसे कहता है कि अगर आप लोगों ने हमारी हेल्प ना की तो खुदा जो है वो आपके ऊपर अजाब लेके आएगा। तो वो अजाब कौन सा है? तो ये किताब पढ़ के इसने देखा होता है कि एक लूनर एक्लिप्स होने वाला है। लूनर एक्लिप्स मीन्स चांद ग्रहण, सोलर एक्लिप्स सूरज ग्रहण को कहा जाता है। तो लूनर एक्लिप्स इसने देखा होता है कि वो आने वाला है, तो वो वहां के लोगों से कहता है कि अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो खुदा जो है वो इस चांद को, जो आपके सामने मौजूद है, वहां पे बहुत सारे लोग चांद की पूजा भी करते थे, तो ये चांद जो है ये रेड हो जाएगा और ये उसके बाद खत्म भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग हंसते हैं इसकी बात पे, चले जाते हैं, कुछ कहते हैं कि हो सकता है ये बात ठीक हो। तो 29 फरवरी को 29 फेब चांद ग्रहण हो जाता है, और जैसे ही चांद ग्रहण हो जाता है सारे के सारे लोग कोलंबस के पास आके पहुंच जाते हैं कि कोलंबस जो है ये खुदा के नजदीक है, ये पहुंचा हुआ आदमी है, और उसको सारी की सारी जो वो होती है खुराक, वो उनके पास जितनी होती है सारी की सारी कोलंबस के हवाले कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, तो कोलंबस से कहते हैं कि अब इसको खत्म करो, अपने खुदा से कहो। अब ये अपने खैमे में जाता है, इसके पास एक आला होता है जिससे ये चेक करता है कि ये कब खत्म होगा। तो उसके बाद ये उसको चेक करने लग जाता है, देखता है उनसे, उनको बता देता है कि ये इस टाइम पे खत्म हो जाएगा।
सुबह जब होती है तो उसी वक्त वही लूनर एक्लिप्स जो है वो ख़त्म हो जाता है और लोग इसको खुदा का नज़दीकी समझने लग जाते हैं और इस तरीके से ये उन सारे इलाकों पे कब्जा कर लेते हैं। सो दीज वर द टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स दैट वर यूज्ड बाय दीज पीपल हेयर। और वहाँ पे मून जो है, ये चीज़ ध्यान में रखें, वो मून की बड़ी कदर करते थे उस ज़माने के लोग जो थे, बिकॉज आपने सुना होगा कि सूरज को पूजने वाले भी लोग थे, चांद को पूजने वाले भी लोग थे और बहुत सारी चीज़ों को। और चांद की वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन एवरी वे ऑफ लाइफ। पुराने ज़माने में चांद की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी कि लोग सोते थे, जागते थे, अपने काम जितने भी होते थे वो चांद की मूवमेंट के मुताबिक करते होते थे। लेकिन ये विद द अराइवल ऑफ क्लॉक्स और ये चीज़ें वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है। सो दे इसी तरह फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने में अगर देखें, बहुत साल, हज़ारों नहीं लाखों साल पहले की बात है कि मून वाज द पार्ट ऑफ द लैंड। ये भी जहन में रखें, जो चांद है ये हमारी ज़मीन का हिस्सा था। उसके बाद जो क्लाइमेटिक चेंजेस हुई हैं तो चांद जो है वो ज़मीन से उठ के ये आसमान पे चला गया और इट बिकेम, चांद को क्या कहा जाता है? इट इज़ द व्हाट इज़ मून अकॉर्डिंग टू द साइंस, इसको सैटेलाइट कहा जाता है। मून इज नोन एज सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है, इसको मून हम कहते हैं, अदरवाइज इसको सैटेलाइट कहा जाता है। और फिर फर्क आ जाता है द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये नेचुरल सैटेलाइट है मून जो है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है, जो आजकल हर मुल्क ने अपनी सैटेलाइट्स भेजी हुई है। तो ये कहा जाता है कि मून पहले इसी दुनिया का हिस्सा था, फिर जो क्लाइमेटिक चेंजेस आई हैं थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तो चांद यहां से उठ के आसमान पे चला जाता है और जिस जगह पे चांद होता है उसमें पैसिफिक ओशन बन जाता है। जो चांद जगह छोड़ता है उसकी जगह क्या बन जाता है? पैसिफिक ओशन। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप सरकमफ्रेंस चांद का देख लें और पैसिफिक ओशन को नाप लें तो चांद और पैसिफिक ओशन जो है इनका सरकमफ्रेंस एक जितना ही है। तो इसका मतलब है, ये थ्योरी जो है बहुत सारे हवाले से ठीक है कि चांद जो था इट बिकेम द पार्ट ऑफ द, और पुराने जमाने में चांद को देख के सब कुछ किया जाता था। इवन बहुत सारे जो बर्ड्स हैं उनके बच्चे इसी मौसम के बाकायदा वो हैचिंग करते थे, पैदा होते थे। आप लोगों ने शायद नाम सुना हो एल्बाट्रॉस का। सुना है? किस किस ने सुना होगा? 1 2 3। कहाँ सुना है? चौसर जी, इट इज इन कॉलरेज। आपने राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर अगर पढ़ी हो, वो किसको मारता है, किस चीज को कत्ल करता है? आपकी क्लास उधर है। आप लोगों ने सबने पढ़ी हुई है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, पढ़ाई गई होगी, बीएस की है ना आपने? राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय कॉलरेज, नहीं है याद? जी सॉरी, कुछ याद है? जी याद है? जी ठीक है जी, अच्छा शायद पढ़ी थी अब, ठीक जी ठीक है जी, अच्छा चलें। इट इज इन कॉलरेज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, व्हेन एंशिएंट मैरिनर किल्स दैट एल्बाट्रॉस, और इस बर्ड को कत्ल करने की वजह से उनके ऊपर मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां आ जाती हैं, विंड स्टॉर्म्स आ जाते हैं, उनको अपना रास्ता भूल जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन एल्बाट्रॉस का मैं आपको बता रहा था कि एल्बाट्रॉस जब मेटिंग करते हैं तो वो चांद के मुताबिक कर रहे होते हैं। इसी तरह आपके समंदर का मदोजज़र, इसी तरह बहुत सारी चीजें जो हैं वो चांद के मुताबिक ही हो रही होती हैं। सो मून इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग्स एंड इन द पास्ट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों के स्लीप आवर्स जो थे वो चांद के मुताबिक होते थे। जब चांद छोटा होता था उनकी नींद थोड़ी होती थी, जब चांद फुल हो जाता था उनकी नींद जो थी वो पूरी होती थी, अकॉर्डिंग टू द साइंस। सो इसकी वजह से
कॉलोनाइजेशन एमर्ज, उसके बाद जितने भी एरियाज थे वहां पे कॉलोनाइजेशन की गई, मोस्टली सबसे पहले अमेरिका में और उसके बाद बाकी दुनिया के एरियाज में की गई। तो ये भी एक चीज मौजूद है और इसका आप इफेक्ट देख सकते हैं। अगर आपने चलें डॉक्टर फास्टस तो याद होगा आप लोगों को, याद है? डॉक्टर फास्टस किस लिए 24 साल मांगता है? दैट ही वांट्स टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ही वांट्स टू गो हियर एंड देयर। और आपने देखा होगा कि वो बहुत सारे सफर करता है, एक जगह जाता है, दूसरी जगह जाता है, बहुत सारे लोगों से मिलता है। तो वो एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी की जो स्पिरिट थी वो रेनेसांस में शामिल थी, जो यहां से आती है। देन a very important aspect of Renaissance is humanism. चलें, ह्यूमनिज्म क्या है? हमने बहुत सुना हुआ होता है ये ह्यूमनिज्म है और हम ह्यूमनिस्ट हैं एंड दिस एंड दैट। होता क्या है ह्यूमनिज्म? जी, एनीबॉडी? मतलब आप सबने सुना हुआ है ना, और हम कहते भी हैं हम लिटरेचर वाले बड़े ह्यूमनिस्ट होते हैं। तो कैसे आप ह्यूमनिस्ट होते हैं? Exactly, that's good. Humanism simply was a revolt against the authority of the church or religious authority of the church। कि जो चर्च था, it said that all the people are supposed to follow certain rules and regulations that were prescribed by the church। कि आपने हर एक चीज वही करनी है जो आपको पोप कहेगा, आपका प्रीस्ट कहेगा। आप ना खुद बाइबल को पढ़ सकते हैं, ना उसको समझ सकते हैं, ना उसके ऊपर आप कोई कमेंट्री कर सकते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ भी ये चीज हो रही है, दैट यू आर नॉट अलाउड और यू आर नॉट सपोज्ड टू रीड स्क्रिप्चर्स योरसेल्फ, रादर यू आर सपोज्ड टू believe in what others are telling you. So it was believed that authority of the church is everything, religious authority of the church is everything, and people have no rationality, they have no logic, and they cannot decide for themselves. Rather, church will decide what is good for them and what is bad for them. But humanism का जो सेहरा है वो एक पेट्रार्क के सर पे है। It is said that he is the father of humanism। ये बहुत सारी दफा सवाल आता है, who is known as the father of humanism? One is Petrarch and another person is Erasmus। These two people are famous for humanism। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पेट्रार्क है, दूसरे नंबर पे एरास्मस है। पेट्रार्क को हम पढ़ चुके हैं, उस वक्त भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, that Petrarch is mostly famous for his humanism। ठीक है, और उसकी किताबें वगैरह भी थी, सोनेट और वो चीजें, लेकिन ह्यूमनिज्म के हवाले से पेट्रार्क बहुत फेमस है। जी, ह्यूमनिज्म स्टार्टेड फ्रॉम रेनेसांस एंड इट वेंट फर्दर। बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली। फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसका बहुत बड़ा किरदार है। सॉरी, रेफॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे साथ में, क्योंकि रेफॉर्मेशन के अंदर रेनेसांस भी आ जाता है और बहुत से, उसको हम अलहदा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ह्यूमनिज्म सिंपली यू कैन से दैट ह्यूमनिज्म मीन्स that human possess rational faculty and they can decide what is right and what is wrong, what is good and what is bad, and they have free will as well।
तो इस चीज को आप देखेंगे डॉक्टर फास्टस के अंदर, दैट ही रिजेक्ट्स द रिलीजियस अथॉरिटी, ही रिजेक्ट्स द पोप। आप उसमें अगर देखें जो उसका एक्ट 4 है डॉक्टर फास्टस का, व्हाट हैपन्स कि पोप को बकायदा वो जाके थप्पड़ मारता है। दिस वाज द एंड ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द पोप, एंड इट वाज बिलीफ इन द इंडिविजुअल। ह्यूमनिज्म के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंडिविजुअलिज्म। दैट individuals are responsible for their own actions, and individuals are free in their own actions. There is no compulsion on the individuals to do that or do that. This individuals are free. तो आप उसमें देखेंगे कि when Faustus signs a bond or signs a pact with the Lucifer, उसके पास religious authorities भी आते हैं, उसके friends भी आते हैं, उसके पास good angel भी आता है, and they all ask him that do not go forward in this famous art, leave this damned book aside and turn to God. And what Faustus says, that Faustus will not go back, I am already on the path of damnation. And he says a sound magician is a demigod, कि एक जो magician है वो क्या बन जाता है, a sound magician is a demigod, lest L-E-S-T, lest Faustus, ये दूसरी लाइन है, lest Faustus tire thy brain, T-I-R-E, T-I-R-E, lest Faustus tire, T-I-R-E, thy brain, T-H-Y, tire thy brain to gain, G-A-I-N, or D-A-T, D-E-I-T-Y. I am repeating, a sound magician is a demigod, lest Faustus tire thy brain to gain a deity, D-E-I-T-Y. Deity कहा जाता है एक छोटे खुदा को। So, यहां पे आप देखेंगे कि वो किस चीज की तरफ जाता है कि he rejects the authority of the church, he rejects the religious authority and decides by himself and goes on the path of damnation. I hope you know about damnation and salvation. In Christianity, damnation means when you do not follow the path of Christ and God, you will go to hell. That is known as damnation. Salvation means when you follow the path of Jesus and God, you will go to heaven, you will be saved. तो इसको कहा जाता है damnation and salvation. और डॉक्टर फास्टस के अंदर यही दो बड़े themes हैं. One is damnation and other is salvation. So Faustus rejects that authority. अब उसको लूसीफर से वो पूछता है कि लूसीफर मुझे ये बताओ कि जहन्नम कैसी है और जन्नत कैसी है। तो वो उसको जन्नत के बारे में कहता है मैंने तो जन्नत नहीं देखी, लेकिन जहन्नम के बारे में वो उसको बताता है। He says, लूसीफर उसको कहता है hell hath no limits nor it is circumscribed. Hell hath no limits nor it is circumscribed. C-I-R-C-U-M-S-C-R-I-B-E-D. Hell hath no limits nor it is circumscribed. Where I am is hell. Where I am is hell, and where hell is, and where hell is, there we ever be. And where hell is, there we ever be. I who saw the face of God and tasted the eternal joys of heaven. Next line. Eternal joys of heaven.
am not tormented with 10,000 hells, with 10,000 hells, being deprived of this everlasting bliss. So if you look at this line or these lines, तो आपको पता चलता है कि he says hell hath no limits, कि hell के कोई लिमिट्स नहीं है, ना it is circumscribed, ना ये है कि यहां से शुरू होती है यहां पे खत्म होती है. Where I am is hell, कि जहां पे भी मैं जाता हूं वो मेरे लिए जगह जहन्नम बन जाती है. And where hell is, और जहां पे जहन्नम है, there we ever be, और हमने हमेशा वहां पे रहना है. And I who saw the face of God, वो कहता है मैंने खुद खुदा को देखा जब हम जन्नत में रहते थे फॉल से पहले, and tasted the eternal joys of heaven, कि हमने जन्नत के मजे लूटे थे. am not tormented with 10,000 hells, अगर मुझे 10,000 दफा भी जहन्नम में फेंक दिया जाए, लेकिन मुझे ये कह दिया जाए कि तुमने एक दफा जन्नत में जाना है, तो मैं 10,000 दफा जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूं. am not tormented with 10,000 hells, being deprived of this everlasting bliss, कि मुझे एक दफा ब्लिस मिल जाए कि तुम जन्नत में चले जाओगे, मैं 10,000 दफा भी जहन्नम में रहने के लिए तैयार हूं. सो ये बातें भी उसको लूसीफर बताता है कि तुम इसकी तरफ ना जाओ. हेल इज अ वेरी बैड प्लेस एंड यू विल लिव हियर फॉर एवर. लेकिन फिर भी फॉस्टस क्या कहता है, दैट आई हैव डिसाइडेड, एंड उसकी बड़ी मशहूर कोटेशन है, फास्टस इज रेजोल्यूट, कि मैं अपने इरादे पे पक्का हूं, मैं इस चीज से पीछे हटने वाला नहीं हूं. एंड आई विल अडॉप्ट दैट पाथ. और आखिर में उसको जाके पता चलता है कि मेरा जो ये रास्ता अडॉप्ट करना था ये ठीक नहीं था. और उसकी एक और मशहूर कोटेशन है, डैम्ड आर्ट दाउ फास्टस, डैम्ड डिस्पेयर एंड डाई. ये पेपर्स में बहुत सारे दफा आ चुकी है. डैम्ड आर्ट दाउ फास्टस, डैम्ड आर्ट, ART, ये आर के लिए यूज किया जाता था. डैम्ड आर्ट दाउ, THOU, डैम्ड आर्ट दाउ फास्टस, डैम despair and die, डैम despair and die. So you can see this humanism. इसी तरह आप ये चीज मैकबेथ में देख सकते हैं. Although Macbeth knew that it is wrong from a religious perspective, it is wrong from every perspective, but he acted by listening to his inner voice कि तुम्हें किंग बनना है, किंग बनने के लिए तुमने कुछ ना कुछ जरूर करना होगा. So he murdered Duncan. इसी तरह आप शेक्सपियर के बहुत सारे और ड्रामास के अंदर ये चीज देखेंगे, that individuals decide for themselves rather than considering any other authority to be responsible, or any other authority who will guide them or dictate them. They were against the dictation. So humanism. चलें, इसके बाद पेंटिंग आर्ट एंड स्कल्प्टर, उसके अंदर बहुत ज्यादा काम हुआ. अब पेंटिंग में कैसे नई चीजें आती हैं कि यू नो एनी पेंटर्स फ्रॉम रेनेसांस. वन वाज लियोनार्डो दा विंची. कौन सी इसकी बड़ी फेमस पेंटिंग है? सॉरी, इट इज मोनालिसा.
इसी तरह एक और पेंटर है इसी एज में, माइकल एंजेलो। एक तो मसला यह है ना कि हम चीज़ों को भूलते बड़े जल्दी हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने रॉबर्ट ब्राउनिंग की एंड्रिया डेल सार्टो पढ़ी हो, उसमें सारी इसी की बातें हैं। लियोनार्डो डा विंची है, माइकल एंजेलो है, और वो खुद कौन होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कैरेक्टर हु इज द हस्बैंड ऑफ लुक्रेजिया? यस, एंड्रिया। पोएम का नाम भी यही है, ठीक है जी। सॉरी, यस, राफेल, यस, उसका भी जिक्र है। सो पेंटिंग्स जो है, द पेंटर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज आइडियाज, तो उन्होंने भी रेनेसांस के अंदर नई किस्म की पेंटिंग्स की हैं। उससे पहले ये होता था, मोस्टली पेंटिंग्स फोकस्ड ऑन रिलीजियस थीम्स। पेंटिंग्स इनसे पहले क्या थी? दे फोकस्ड ऑन religious themes, but they focused on religious themes as well as the other themes, the real world and everyday life, उसके ऊपर भी इन्होंने फोकस किया। both Leonardo da Vinci and Michelangelo, they focused on other sides। even उस जमाने में यह भी था कि जो ब्लू कलर था वो ये था कि वो सिर्फ रिलीजियस पेंटिंग्स में यूज हो सकता था। ब्लू कलर वाज ओनली एफिलिएटेड, एसोसिएटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड फॉर द रिलीजियस पेंटिंग्स। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज डेवलपमेंट इन साइंस एंड वी हैव these are some of the important scientists who change the concepts or centuries old concepts related to this world. There are two things. One is known as geocentric and heliocentric. Geocentric means that Earth is the center of this solar system and everything revolves around the earth. Geo means earth, centric means center, and helios means sun. तो इसका मतलब क्या होगा? That sun is the center and all other planets are moving around the sun. इसको heliocentric कहा जाता है। और दुनिया में जो आजकल मॉडल चल रहा है, that is known as जियोसेंट्रिक। हीलियोसेंट्रिक है, जियोसेंट्रिक नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज Copernicus, and he was the one who said that through my studies I can say that it is the sun that is the center of the solar system rather than the earth। फिर उसके बाद केपलर इसको सेकंड करता है। केपलर आल्सो बिलीव्ड that it is not like that। लेकिन मसला क्या था? at that time Bible said that the model is geocentric। अब उस वक्त बाइबल के अगेंस्ट जाना it was very difficult। चर्च has authority, और जो भी चर्च के अगेंस्ट जाता था they were mostly killed or they were banished। तो ये इतने ओपन नहीं थे अपनी बातों में, although they said that। लेकिन गैलीलियो क्या करता है? इसको एक दर्जा आगे ले जाता है। he invented telescope। गैलीलियो invented telescope। टेली का मतलब होता है, क्या होता है? टेली मीन्स फार, ठीक है। स्कोप मीन्स देखना।
माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्कोप मीन्स देखना, माइक्रोस्कोप से आप छोटी चीजें देखते हैं, ठीक है। इसी तरह टेलीस्कोप दूर है तो आप टेली से क्या देखेंगे, दूर की चीजें देखेंगे, सितारे हैं, सयारे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो गैलीलियो क्या करता है, he invented telescope and he straight away rejected that the earth is not the center, rather it is the sun that is the center of this solar system। अब ये बात चर्च के लिए हजम करना जो है बड़ी मुश्किल होती है, because they believe that Bible says that it is geocentric and Galileo is saying that it is heliocentric, then both are at odds, both are at opposite positions to each other। So what happened, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा ड्रामा ब्रेख्त का लिखा हुआ है। आई वुड सजेस्ट यू टू बर्टोल्ट ब्रेख्त एक राइटर है, इसका ड्रामा है द लाइफ ऑफ गैलीलियो। इट इज अ वंडरफुल ड्रामा एंड ब्रेख्त इज अ पर्सन हु चेंज्ड द हिस्ट्री ऑफ द ड्रामा फ्रॉम एरिस्टोटल टू द 19th and 20th century। Those students who attended theory class, I delivered a lecture on this Brechtian theater, and I hope you remember कौन से लोग थे आप में से theory की class में। Brecht changed the concept of drama altogether। You can say that upside down उसको कर देता है Brecht जो है। So बर्टोल्ट ब्रेख्त का ड्रामा है द लाइफ ऑफ गैलीलियो, और उसमें वो गैलीलियो की हिस्ट्री लिखता है, क्योंकि बर्टोल्ट ब्रेख्त का अपना कॉन्सेप्ट भी ड्रामा का यही है। और एक चीज चले मैं बता देता हूं कि उसका जो हीरो है वो हीरो नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटी हीरो कहते हैं। पुराने जमाने में हम इसको हीरो कहते होते थे, हमारे यहां तो आजकल भी यही चलता है कि कोई बंदा है वो अपनी स्टुपिडिटी पे डट जाता है, वो कहता है नहीं मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन मैं इस बात से नहीं हटूंगा, ये पुराने जमाने का, वो और वो मर जाता है। लेकिन जो मॉडर्न ड्रामा है, जो पोस्ट मॉडर्न ड्रामा है, उसमें यह है कि आपको अगर लगता है कि आप अगर किसी बात से हट जाते हैं और आप बाद में उस चीज पे काम करके अपने आप को और आगे लेके जाते हैं, तो आपको पीछे हट जाना चाहिए, आपको स्टुपिडिटी पे कायम नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, in the life of Galileo, Bertolt Brecht says that when Galileo invented telescope and he said that sun is the center of this solar system rather than the earth, तो उसको बुलवा लिया जाता है चर्च की तरफ से, चर्च उसको बुला लेता है, पोप बुलाता है। और उस वक्त जब वो जा रहा होता है, उसका एक शागिर्द होता है, उसका नाम एंड्रिया होता है। तो एंड्रिया ये कहता है कि today the master will go to the church and the church will say that Galileo you must recant कहा जाता है माफी मांगने को, that you must recant and my master will die but he will not recant। अब आप पुराने जमाने के हीरो को देखें तो वो क्या करता, वो बेवकूफों की तरह अपनी बात पे ठहर जाता, नहीं भाई मैंने बात की है तो मैं इस बात पे ठहरा हुआ हूं और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, फिर मर जाता और उसका काम क्या होता, पूरा ना होता, वो ऐसे इनकम्प्लीट रह जाता। गैलीलियो तो जब जाता है तो उसका शागिर्द कहता है मास्टर विल डाई बट ही विल नॉट रिकैंट। गैलीलियो वहां पे जाता है, उससे पूछा जाता है कि तुमने ये बात की है, वो कहता है कि नहीं मैंने तो नहीं की, ठीक है। और वो कहते हैं अगर की है तो तुम इस पे माफी मांगते हो, वो कहता है जी मैं बिल्कुल माफी मांगने के लिए तैयार। जिंदा वापस आ जाता है। जब इसका शागिर्द इसको देखता है एंड्रिया, वो कहता है मास्टर यू आर अलाइव एंड यू हैव रिटर्न and you have recanted, and Galileo says yes I have recanted। तो फिर वो एक बड़ा मशहूर जुमला है बर्टोल्ट ब्रेख्त था, unhappy the land where there are no heroes। तो उसका शागिर्द कहता है कि आजकल ऐसा जमाना आ गया है और हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पे कोई हीरो ही नहीं है। तुम हीरो तब होते जब तुम अपनी बात पे डट जाते और तुम कहते कि नहीं भाई मैंने वापस नहीं मुड़ना इस चीज से, मैं इस बात पे कायम हूं कि मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि सन इज द सेंटर रादर देन द अर्थ। तो गैलीलियो उसको जवाब देता है, ये बड़ा मशहूर जुमले हैं उसके, वो कहते हैं अनहैप्पी द लैंड वेयर हीरोज आर नीडेड। ये गैलीलियो उसको जवाब देता है अपने शागिर्द को, अनहैप्पी द लैंड्स वेयर हीरोज आर नीडेड, कि वो लैंड्स जहां पे हीरोज की डिमांड है वो अनहैप्पी लैंड्स हैं। फिर क्या होता है कि गैलीलियो अपना काम जारी रखता है और वो जो कुछ उसने किया होता है
he writes that thing in the book, और फिर वो अपनी किताब पूरी कंप्लीट करके उसके बाद अपने शागिर्द को देता है और खुद कहीं चला जाता है। और जब वो अपनी किताब पूरी करके देता है तो उसका शागिर्द कहता है, मास्टर यू आर सेंचुरीज अहेड ऑफ अस इवन इन द मैटर्स ऑफ एथिक्स। इसको भी लिख लें, मास्टर यू आर सेंचुरीज अहेड ऑफ अस इवन इन द मैटर्स ऑफ एथिक्स। मास्टर you were centuries ahead of us even in the matters of ethics। तो इस चीज को अगर देखें, गैलीलियो कंप्लीट्स हिज वर्क, के अगर आप पुराने जमाने के हीरो के कॉन्सेप्ट से गैलीलियो को देखें, उस वक्त वो डट जाता तो उसका काम क्या होता? It would have been left incomplete, but he recanted, and then what happened that he completed his work। और फिर क्या हुआ कि मतलब एक चीज I would give credit to the Christian Church and to the Pope कि गैलीलियो 16वीं सदी के अंदर मर जाता है, लेकिन गैलीलियो से चर्च ने माफी मांगी है 1991 में, ठीक है, कि हम गलत थे और आप ठीक थे। So it must be appreciated that they accepted that in the past we were wrong। तो ये नए आइडियाज जो थे, इनकी वजह से क्या हुआ कि रेनेसांस जो है वो दुनिया के अंदर या मोस्टली यूरोप के अंदर स्प्रेड होता गया। सो साइंस आल्सो परफॉर्म्ड इट्स रोल, एंड देन डेवलपमेंट ऑफ वेल्दी सिटी स्टेट्स के एक चीज आप हमेशा जहन में रखें कि जब भी नए आइडियाज फ्लरिश होंगे, डेवलपमेंट होंगी, वो वहां पे होंगे जहां पे लोग वेल्दी और इकोनॉमिकली स्टेबल होंगे। आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री को देख लें, आप सिविलाइजेशन की हिस्ट्रीज को देख लें कि हमेशा ऐसे होता है कि कोई भी सोसाइटी जो डेवलप होगी वो सबसे पहले इकोनॉमिकली डेवलप होती है, फिर उसकी पावर डेवलप होती है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी, फिर उसके बाद उनका दुनिया के ऊपर कब्जा होता है। ठीक है, आजकल जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि उर्दू को जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए और आप ऐसे उर्दू को आगे लेके जाएं कि ये पूरी दुनिया के अंदर लोग उर्दू को पढ़ें, तो हम भी उसके ऊपर स्टूपिड लोगों की तरह यकीन कर लेते हैं और कहते हैं हाँ भाई हम उर्दू यूज नहीं करते इसलिए उर्दू मशहूर नहीं हो रही। कीप दिस थिंग इन माइंड, लैंग्वेज एंड एम्पायर गो हैंड इन हैंड, लैंग्वेज एंड एम्पायर गो हैंड इन हैंड। जब आपकी एम्पायर बहुत बड़ी होगी, आपके मुल्कों के साथ ताल्लुकात ज्यादा होंगे, आपकी किसी लैंग्वेज में रिसर्च ज्यादा होगी, आपकी किसी लैंग्वेज के अंदर लिटरेचर ज्यादा लिखा जा रहा होगा और आपकी इकोनॉमी जो है उसके ऊपर बहुत सारे मुल्क डिपेंडेंट होंगे, तभी आपकी लैंग्वेज डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल आप ग्रीक्स को देखें, ग्रीक्स की लैंग्वेज क्यों पढ़ी गई? बिकॉज ग्रीक्स हैड कंट्रोल ऑन लिटरेचर, दे हैड कंट्रोल ऑन साइंस, दे वर वेल्दी, दे वर पावरफुल, और जिस मुल्क में वो जाते थे वहां पे उन लोगों को ग्रीक्स की लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी। और ग्रीक्स जब बहुत बड़ी पावर थे तो बाकी मुल्क जो उस बड़े मुल्क के साथ उसके साथ कम्युनिकेट करते थे या इंटरेक्ट करते थे, उनको ग्रीक्स की लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी। ठीक है, वहां पे लोग जाते थे पढ़ने के लिए तो ग्रीक्स की लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी। फॉर एग्जांपल जिस तरह आजकल हम अंग्रेजी सीखते हैं और हमें दूसरे मुल्कों में जाने के लिए आइल्स का टेस्ट है, टोफिल का टेस्ट है, डुओलिंगो है, ये चीजें करनी पड़ती हैं। वो किस वजह से करनी पड़ती हैं? बिकॉज दे आर वेल्दी, they have control over the world, they have good universities, they have research in their languages and so on and so forth। इस वजह से हम उनकी लैंग्वेज को पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं और उसके 80-90,000 टेस्ट की फी दे के हम जो है उनकी ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हमें अंग्रेजी आती है। आप कहीं पे देखेंगे कि कहीं पे टेस्ट हो रहा है आइल्स के बजाय IELTS, मतलब आइल्स का मतलब है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सर्विस, तो आप इसको ये कर दें
IU लेट्स इंटरनेशनल उर्दू लैंग्वेज टेस्टिंग सर्विस, कहीं पे देखा कि कोई उर्दू का टेस्ट दे रहे हो लोग? किस लिए नहीं है? सॉरी, बिकॉज अवर इकोनॉमी इज लो। तो लैंग्वेज तब एक दुनिया के अंदर मशहूर होती है जब आपकी स्टेट वेल्दी होती है, आपके साथ बाकी मुल्कों ने इंटरेक्ट करना होता है, उनकी मजबूरी होती है कि वो आपकी लैंग्वेज सीखेंगे। इसी तरह आपकी बहुत बड़ी या एम्पायर होती है, आपकी रिसर्च है, लिटरेचर है, हमारा ना लिटरेचर है ना रिसर्च है ना कुछ है, तो आपकी जबान कोई भी नहीं पढ़ेगा। तभी आपकी जबान पढ़ी जाएगी जब आप वेल्दी होंगे, आपकी रिसर्च होगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए मोस्टली ये बात की जाती है, ये बिल्कुल गलत की जाती है। तो डेवलपमेंट ऑफ वेल्दी स्टेट्स, यूरोप के अंदर बड़ी बड़ी वो फैमिलीज थी जो बहुत मशहूर भी हैं। शायद इटली के अंदर फ्लोरेंस के अंदर एक फैमिली थी जो बहुत मशहूर फैमिली है, मेडिची फैमिली इन इटली। और कहा जाता है कि रेनेसांस के अंदर बहुत बड़ा रोल इस मेडिची फैमिली का है। और एक और फैमिली है सफोर्जा, ये फैमिली मेडिची फ्लोरेंस में थी और ये मिलान में है। ये दोनों सिटी स्टेट्स हैं इटली के अंदर। और इसीलिए आपने शायद सुना हो कि रेनेसांस कहां से स्टार्ट हुआ था? फ्लोरेंस से स्टार्ट होता है। तो उसके पीछे सबसे बड़ी पावर जो थी वो मेडिची फैमिली थी। देवर वेरी रिच पीपल। तो उसमें क्या होता है, ये चीज ध्यान में रखें कि यूरोप में जब वेल्थ आने लग गई, कुछ कॉलोनीज से आई, कुछ उन लोगों ने अपने यहाँ जो है वो इंडस्ट्रीज और ये चीजें लगाना स्टार्ट की लेटर इन द इंडस्ट्रियल एज। तो उस वजह से यूरोप जो है उसका पूरी दुनिया पे कब्जा हुआ। ठीक है, किस लिए कि उन्होंने नई नई पहले उनकी इकोनॉमी डेवलप हुई, नई इन्वेंशंस हुई, नई इन्वेंशंस के जरिए उन्होंने बहुत सारी जगहों पे कंट्रोल हासिल किया, साइंस के ऊपर उनके कंट्रोल हुआ। फॉर एग्जांपल शिप्स बड़े बड़े बनाए गए, जिन शिप्स को लेके वो बहुत सारे इलाकों में जाते थे, अपनी फौज को लेके जाते थे, हमले करते थे उन लोगों के ऊपर। इसी तरह गन पाउडर बाद में जब इजाद किया गया, तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट में कौन हमला करता है? ये हमारे यहाँ सबसे पहले कौन आते हैं? इंग्लैंड आता है सबसे पहले। यहाँ फ्रेंच आते हैं। ये चीज ध्यान में रखें कि ये जितने इलाके थे यहाँ पे बहुत सारी पावर्स थी उस वक्त। फ्रेंच, डच, स्पेनियर्ड्स एंड इंग्लिश, ये लोग थे। तो सबसे पहले जब फ्रेंच यहाँ पे आते हैं इन द सब कॉन्टिनेंट, दे हैड गन्स। और उस वक्त यहाँ पे 20,000 लोग होते हैं मुगल एम्पायर के, और वहां से सिर्फ 200 बंदे आते हैं। ठीक है, 200 बंदे 20,000 को हरा के इलाके पे कब्जा करके चले जाते हैं। इसलिए बिकॉज दे हैड गन्स एंड द पीपल हियर दे हैड swords। इनके पास तलवारें थी, उनके पास गन्स थी। फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड देन यू थिंक अबाउट द आइडियाज। कभी भी भूखे दिमाग में, गरीब दिमाग में बड़े अच्छे आइडियाज नहीं आ सकते, क्योंकि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है? वो रोटी है, आपका कपड़ा है, आपका मकान है। जब आप इन चीजों से आगे निकलते हैं, then you step outside and then you go towards inventions and discoveries and new ideas। आप पूरे पाकिस्तान को देख लें, हम कहते हैं आइडियाज नहीं है। भाई आपके पास आइडियाज इसलिए नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है। आपके लोग इसी चीज में लगे हुए हैं कि 2 वक्त की रोटी उनके पास जो है वो अवेलेबल हो। दैट इज व्हाई वी डोंट हैव न्यू रिसर्चेस, न्यू आइडियाज, न्यू इन्वेंशंस, न्यू डिस्कवरी। दीज आर नॉट अवेलेबल हियर इन आवर सोसाइटी। सो वेल्थ जो है that is very important for the development of society, for the development of research, for the development of new ideas, for creation, for invention, innovation and creativity and so on and so forth. Without that you cannot achieve anything. So keep this thing in mind that Renaissance was also there, or it came, or it spread. It was because of the wealthy city states. उसमें फिर क्या हुआ कि सिटी स्टेट्स बहुत सारी जो फ्रांस में थी, बहुत सारे इलाकों में थी, वहां के जो बादशाह थे उन्होंने बहुत सारे पेंटर्स को मंगवाया, बहुत सारे राइटर्स को बुलवाया, उनसे पेंटिंग्स करवाई गई, उनको पैसे दिए गए, एंड इट रिजल्टेड इन द रेनेसांस एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू थिंग्स। सो ये चीजें थी कि रेनेसांस उसके बाद
स्प्रेड होता है। इसके अलावा कुछ और माइनर सी चीजें हैं लाइक सेकुलरिज्म। सो सेकुलरिज्म बिकेम इंपॉर्टेंट एंड अगेन सेकुलरिज्म is related to the individualism, that individuals are free to decide for themselves. and yes, फिर हम जब इंग्लिश लिटरेचर की तरफ आएंगे, इंग्लिश लिटरेचर में हम देखेंगे कि किंग हेनरी द 8th जब आता है, वो सारे के सारे वहां पे जो मोनास्ट्रीज होते हैं, he abolished all of them and he was of the opinion that change can only be brought when there are no monasteries. And after that England developed, and after that England became an empire, a very important and powerful and wealthy country. Yes, एक चीज रह गई है, black plague. It had also an influence. याद होगा, इस पे मैंने बहुत डिटेल्ड लेक्चर आपको दिया था, ब्लैक डेथ पे, ब्लैक प्लेग पे, when we were discussing जेफरी चौसर. याद है? याद है आपको? अच्छा ठीक। सो ये वो जरासीम हैं जिनकी वजह से ब्लैक डेथ फैलती है, यर्सीनिया पेस्टिस। तो ब्लैक डेथ की वजह से भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ा है रेनेसांस के आइडियाज़ पे, बिकॉज ब्लैक डेथ के बाद इंट्रैक्शन लोगों की ज़्यादा हो गई, क्योंकि बहुत सारी आबादियाँ ख़त्म हो गई और बहुत सारे मुल्कों से फिर चीज़ें लाई गई, लेबर आई, इधर इंट्रैक्शन ऑफ द आइडियाज़, तो वो फिर डेवलपमेंट ऑफ सिल्क रोड हुई है। That societies got connected through the Silk Road. Silk roads mostly कहा जाता है that they start from China, move from Asia to Middle East and Europe, जिसके ऊपर अभी चाइना OBOR बना रहा है। Anybody who knows OBOR? OBOR, One Belt One Road, इसको कहा जाता है वन बेल्ट वन रोड। ये चाइना का प्रोजेक्ट है कि रोड्स स्टार्ट होंगे फ्रॉम चाइना, मूव इनटू पाकिस्तान, देन इनटू अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट एंड देन टू द यूरोप, जिसके अंदर सी पैक शामिल है। OBOR का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है सी पैक, ये चीज ध्यान में रखें। सी पैक OBOR का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। जो OBOR है वो 57 मुल्कों को कनेक्ट करेगा। सी पैक सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना और कुछ इलाकों को जो है वो कनेक्ट कर रहा है। ये चीज ध्यान में रखें। इसको OBOR भी कहा जाता है, इसको BRI भी कहा जाता है, ये दोनों इसी के नाम है। BRI का मतलब है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो पुराने ज़माने में ये रोड्स थे, लेकिन जहाँ पे ट्रेड होती थी, मुल्क एक दूसरे से कनेक्ट होते थे, तो ब्लैक डेथ के बाद ये कनेक्टिविटी थी वो ज़्यादा हुई। जब कनेक्टिविटी ज़्यादा हुई, आइडियाज़ ने स्प्रेड किया, तो रेनेसांस जो है वो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर फैलता गया। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दें।